नमस्कार बच्चों, आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर आधुनिक काव्य बुक में से रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता किसको नमन करूं मैं, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। पहले गुप्त जी थे, एंथनी शरण गुप्त जी, जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। गुप्त जी के बाद राष्ट्र कवि के विरुद्ध से किसे अलंकृत किया गया? दिनकर जी को। पहले मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में उनको दर्जा दिया गया था, लेकिन गुप्त जी के पश्चात अगर कोई राष्ट्र कवि के अलंकृत से सुशोभित हुआ तो वो कौन थे? दिनकर जी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और जिनका जो काल था, द्विवेदी युग था, उसको उन्होंने जागरण सुधार काल का नाम दिया था। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे प्रमुख कवि के रूप में कौन जाने गए? जन जागरण की काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कहलाए? दिनकर जी कहलाए। कि जिन्होंने द्विवेदी जी, कौन द्विवेदी जी कौन है इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। लिख देती हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने क्या किया था? 1902 में तो इन्होंने क्या किया था? द्विवेदी युग की बागड़ संभाली थी और सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। इन्हीं द्विवेदी युग ने अपने काल का दूसरा नाम क्या रखा था? द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या रखा था? जागरण सुधार काल। तो जागरण मतलब जनता, जो सामान्य जनता है उसको जगाना, जो सोई पड़ी है। अब ये वास्तव में सोना नहीं है, ये व्यंग्यात्मक शैली थी कि वो जो अब अंग्रेजों का सब कुछ सहन कर रही थी, अंग्रेजों की प्रताड़ित हो रही थी, अंग्रेजों के जुल्मों से, शोषण से मजबूर हो रही थी, पूंजीपति और अंग्रेज मिलकर साधारण जनता का जो शोषण कर रहे थे उनको जगाना था। तो उसमें एक मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जन जागरण की मुख्य भूमिका दिनकर जी ने। दिनकर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है संस्कृत के 4 अध्याय। इनके प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? संस्कृत के 4 अध्याय, जिसमें इन्होंने जन जागरण का संदेश दिया है। इसी प्रकार इनका एक और ग्रंथ भी है कुरुक्षेत्र। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रखर वाणी का जो ग्रंथ है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में विषम के माध्यम से, विषम एक वहां कैरेक्टर है, किसमें? महाभारत के कैरेक्टर का नाम विषम है, जो शांतनु के पुत्र थे, शांतनु और गंगा माता के पुत्र थे। और उन्होंने क्या किया था? आजीवन क्या किया था? विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी, ताकि जो सत्यवती, जो माता सत्यवती हैं, वो शांतनु, उनके पिता शांतनु से विवाह कर ले। तो उन्हीं विषम को इन्होंने क्या किया था? लक्ष्य करके शांति, सहयोग व प्रेम का संदेश दिया था। किसको? साधारण जनता को। किसके माध्यम से? विषम के माध्यम से शांति, सहयोग और प्रेम का संदेश दिया। इनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी हैं। उर्वशी जो उपेक्षित पात्र थी, उनको इन्होंने, जिस प्रकार गुप्त जी ने भी उर्वशी को उठाया था, मैथिली शरण गुप्त जी ने भी उर्वशी को अपने काव्य का विषय बनाया था, उसी तरह रामधारी सिंह दिनकर जी भी गुप्त जी की परंपरा से आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने भी उर्वशी को अपने काव्य का माध्यम बनाया। इसके अलावा वे कौन थे? ओज व तेज के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ओजस्वी वाणी, प्रखर वाणी इनकी काव्य की विशेषताएं हैं और ये तेज के कवि हैं। इनका एक सपना था कि विश्व मैत्री की स्थापना हो, तो उनकी उस सपने को आगे, मैथिली शरण गुप्त जी का भी यही सपना था और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी इसी सपने को आगे बढ़ाया। तो आज हमने दिनकर जी के जन्म, मृत्यु, उनके प्रमुख किस चीज से वो अलंकृत थे उसके बारे में, राष्ट्रकवि के रूप में अलंकृत थे और जन जागरण के कवि के रूप में उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ, और कुरुक्षेत्र में विषम के माध्यम से उन्होंने जो शांति, सहयोग और प्रेम की पाठ पढ़ाया उसका वर्णन,
उसके अलावा उनके प्रमुख प्रसिद्ध प्रबंध काव्यों के बारे में, और वे विश्व मैत्री की स्थापना करना चाहते थे, अखिल विश्व में उसका वर्णन किया। अब हम इनकी एक कविता किसको नमन करूं, तो इस कविता में इस पंक्ति का अर्थ है कि मैं किसको सिर झुका के प्रणाम करूं। नमन करना, अपने ईश्वर को नमन करते हैं, अपने से बड़ों को नमन करते हैं। तो इनका इस कविता की मुख्य लाइन पंक्ति से कि मैं किसको नमन करूं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो भारत को बहुत ही उच्च और आदर्शों की भूमि और देवताओं की भूमि और उनको बहुत समृद्धि की भूमि मानते हैं, और वो सोच रहे हैं कि वो किसको नमन करें। भारत के पहाड़ों को नमन करें, नदियों को नमन करें, सागर को नमन करें, प्राकृतिक जो संपदा है उसको नमन करें, भारत के स्ट्रक्चर को, जो भारत का आकार है उसको नमन करें, किसको नमन करें। तो ये प्रश्न व्यंग्यात्मक प्रश्नात्मक शैली में ये कविता, व्यंग्यात्मक नहीं कह सकते लेकिन प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई ये कविता है, जिसमें वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं किसको नमन करूं। ठीक है, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। किसको नमन करूं, तुझको या तेरे नदीश मन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। तो कवि कह रहे नदीश होता है सागर। नदीश का मतलब क्या होता है, नदियों का स्वामी। अब नदियों का स्वामी कौन होगा, नदियां कहाँ जाती हैं, आखिरकार नदियां कहाँ मिलती हैं, सागर में। तो कवि कह रहे हैं दिनकर जी कि तुझको या तेरे नदीश वन को नमन करूं मैं, कि हे भारत मैं तुझे नमन करूं या तेरे सागर को नमन करूं या तेरे वन को नमन करूं। मेरे प्यारे देश ही, मेरे प्यारे भारत देश, देह या मन को नमन करूं मैं, तुम्हारे बाहरी आकार अर्थात शरीर रूपी बाहरी आकार या तुम्हारे मन रूपी जो विचार है उनमें से किसको नमन करूं, किसके आगे अपना सिर झुकाऊं। फिर से सुनेंगे, तुझको या तेरे नदीश, हे कवि कह रहे हैं दिनकर जी कि हे भारत मैं तुझको नमन करूं या तेरे सागर को नमन करूं या तेरे वन को नमन करूं मैं। प्रश्न करते हुए आगे कह रहे हैं हे मेरे प्यारे भारत देश, मैं तेरे देह को, तेरे आकार को या तेरे मन को किसको नमन करूं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। फिर से पुनरावृत्ति करते हुए पूछ रहे हैं कि मैं किसको नमन करूं, हे भारत मैं किसको नमन करूं। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या है तू। फिर वो प्रश्न कर रहे हैं कि धरती के मानचित्र में जो त्रिभुज आकार में तो मौजूद है, इसी तरह से कुछ आकार है ना भारत का, तो ये जो त्रिभुज जैसा आकार है इसको नमन करूं, क्या यह तू ही है, क्या मैं इसको नमन करूं। वो प्रश्न कर रहे हैं कि हे भारत क्या जो मानचित्र में जो त्रिभुज का आकार है वही तू है, तुझको नमन करूं मैं। नर के नक्श चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है, क्या तू मनुष्य के आकाश में उड़ने वाली जो दृढ़ कल्पनाएं हैं, संकल्प है, वो उसमें तू नहीं है। वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मैं तेरे उस आकार को नमन करूं या आकाश में विचरण करने वाली साधारण मनुष्य की जो दृढ़ कल्पनाएं हैं क्या उनमें तू नहीं है, उसमें भी तू है, तो मैं किसको नमन करूं। वेदों का ज्ञाता तू, अनेक रहस्यों का क्या है, ज्ञाता है, जानने वाला है, अनेक रहस्यों का ज्ञाता है, अनेक रहस्यों को जानने वाला है, ज्ञाता है निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी, और तू अनेक रहस्यों का क्या है, लंबे समय का ज्ञानी है, मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी भी है। मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है। वो कह रहे हैं मेरे प्यारे देश तू पत्थर है या तू पानी है, मुझे बता। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं, या तुम्हारी जितनी भी जड़ताएं हैं उनमें छिपे हुए जो चेतन मन है उनको नमन करूं। जो जड़ जैसे दिखते हैं, जैसे प्रकृति है, सागर है, या जो अपने पहाड़ है, या जो उसके अलावा अपने कह सकते हैं वन संपदाएं हैं, वे सब जो हैं उनको नमन करूं या उसके अंदर छिपे हुए चेतन मन को नमन करूं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष है भारत। फिर वो अपने आप से प्रश्न करते हुए उत्तर दे रहे हैं कि भारत किसी स्थान का वाचक नहीं है, यह किसी स्थान विशेष को नहीं संबोधित करता, स्थान का वाचक नहीं है, गुण विशेष का यह जो
भारत का होना किसी मनुष्य का गुण विशेष है, विशेष गुण है किसी मनुष्य का। फिर से यहाँ से देखेंगे, फिर करेंगे। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं, कि हे भारत मैं किसको नमन करूं, आप बताएं मैं किसको नमन करूं। क्या तू धरती के मानचित्र पर जो त्रिभुज अंकित है क्या तू वही है, या तो मनुष्य की आकाश में उड़ने वाली दृढ़ कल्पनाएं क्या उसमें तू नहीं है। तू अनेक रहस्यों का ज्ञाता है, अनेक रहस्य तेरे अंदर दबे हुए हैं, अनेक विचार जो निगूढ़ विचार हैं, अनेक जानकारियां हैं, उसका तू चिर ज्ञानी है। मेरे प्यारे देश क्या तू पत्थर है, पानी है, तू क्या है। जड़ताओं में छिपे किसी भी जड़ वस्तु में छिपे हुए चेतन मन है तू, क्या मैं उसको नमन करूं। भारत में किसी स्थान प्रदेश का वाचक नहीं है, बल्कि वह तो किसी मनुष्य के गुण विशेष का वाचक है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, कि यह जो भारत है वो किसी एक देश का वाचक नहीं है, किसी एक देश या भूमंडल प्रदेश के अंदर सीमित नहीं है। यह तो क्या है, शील यह भूमंडल भर का, क्या यह किसी एक भूमंडल का शील नहीं है जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है। ये तो वहां है, मतलब ये पूरे विश्व का है कि जहां कहीं एक जगह पर एकता, अखंडित एकता है जो कभी टूटी नहीं जा सकती, जहां सदा प्रेम का स्वर बहता रहता है। देश विदेश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। देश और विदेश अर्थात पूरे विश्व में यह वो भारत देश है जो पूरे विश्व में जिस प्रकार जीवित सूर्य जो है वो सभी जगह मौजूद होता है, भास्कर होता है सूर्य, जिस प्रकार सूर्य सभी जगह जाता है, संसार के हर कोने में पहुंचता है, ये जो भारत देश है वो भी पूरे विश्व में मौजूद रहता है, हर विश्व में इसका अस्तित्व है, जिंदा रहता है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, यह तो समस्त विश्व, निखिल क्या होता है, समस्त विश्व की क्या है, जन्मभूमि है, वंदनीय है, तो मैं इसको नमन करूं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। तो फिर से पूरे पैरे का करते हैं। तो नमन किसको करूं, यह कविता का नाम है कि हे मेरे, दिनकर जी कह रहे हैं, मेरे भारत देश मैं तुझको नमन करूं या तेरे द्वारा बनाए हुए सागर उसको नमन करूं या तुम्हारे वनों को नमन करूं। हे मेरे प्यारे भारत देश, तुम्हारी देह को नमन करूं या मन को नमन करूं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तुम है, जो धरती के मानचित्र पर त्रिभुजाकार जो तुम्हारा बना हुआ है क्या यही तुम है, या तो मनुष्य की आकाश में विचलन करने वाली दृढ़ कल्पनाएं, या इसमें तू नहीं है। तू रहस्यों का ज्ञाता है और अनेक जानकारियां का लंबे समय से ज्ञानी है। हे मेरे प्यारे देश, तू पत्थर नहीं है, तू तो पानी है, क्योंकि पत्थर जो है वो किसी की जो रास्ते में बाधा बनता है, लेकिन जो पानी होता है वो आगे बहता रहता है, आगे को बढ़ता रहता है। तो ये देश पत्थर नहीं बल्कि पानी है। जड़ताओं में जो जड़ वस्तुओं में छिपे हुए किसी चेतन का मन है उसको नमन करो। भारत नहीं स्थान का वाचक है, जो भारत है वो किसी स्थान विशेष का वाचक नहीं है, यह तो किसी मनुष्य के गुण विशेष का वाचक है। यह एक देश का नहीं, यह भूमंडल भर नहीं है, यह केवल कोई आकार भर नहीं है, यह केवल कोई आकार भर नहीं है। तो वो इसके बारे में बता रहे हैं कि यह केवल कोई आकार भर नहीं है, बल्कि यहाँ कहीं एकता अखंडित, यहाँ एकता जो है वो अखंडित है, जहाँ सदा प्रेम का स्वर बहता है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। जिस प्रकार सूर्य समस्त विश्व में अपनी आभा फैलाता है, अपनी चमक फैलाता है और सारे विश्व को दिखाई देता है, ठीक उसी तरह भारत क्या है, सूर्य के समान है, जीवित सूर्य के समान है, जो हर देश में अपना अस्तित्व बनाए खड़ा है। निखिल विश्व की जन्मभूमि, इसलिए तो समस्त विश्व की जन्मभूमि है। तुझे मैं वंदन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। फिर से वो बोल रहे किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ। तो आज हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ा और उनकी कविता किसको नमन करूँ मैं का एक पैराग्राफ कंप्लीट किया। आगे और वीडियो लेके आपके पास जल्दी मौजूद होगी। थैंक यू।